आपने ट्रेनिंग बहुत सारी जगह ली है, इजराइल में भी आपने ट्रेनिंग ली है, सबसे टफ ट्रेनिंग का हिस्सा क्या था और वहाँ की ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस क्या था? जैसे ट्रेनिंग का मैंने आपको बोला कि हर आदमी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का बेस्ट है, लेकिन अभी एनएसजी का तो बेस्ट नहीं है ना मैम। सब बेस्ट होके एक जगह आए, अब फिर उनमें से भी भी बेस्ट जाएगा सिलेक्शन। मैम। आप इकलौते भारतीय हैं जिनका नाम टॉप 200 लिस्ट में है, और प्लस आपने अब तक कितनी किलिंग्स की होगी, अगर आप नंबर बताना चाहें तो? मैम देखो, ये तो कभी ये नहीं बोल सकता कि डेफिनेटली कि इतना है। 150-200 के आसपास। मैम देखो, ये भी नहीं बता पाऊंगा कि ऑपरेशंस में मैम कि चलो वो मेरे ऊपर कि मेरे हैं, लेकिन जब भी एक ऑपरेशन करते हैं तो मैम ऑपरेशन ओनली मेरा नहीं है, वो पूरी टीम का ही होता है मैम। कितने डिस्टेंस से ये जो आप हिट कर पाते हैं या फिर जो शॉट कर पाते हैं, इसका क्या है? लेकिन जब एक स्नैपर बनता है एक आदमी, वेल ट्रेंड होता है फायरिंग में, उसका मोटो चेंज हो जाता है मैम। उसका मोटो होता है वन बुलेट वन लीडर मैम। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है अभी? देखो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर हम आ जाएंगे तो यहाँ कोई दोस्त नहीं होता मैम, कोई भी दोस्त नहीं। यहाँ सिर्फ अपना फायदा देखा जाता है। आप यूएस को मैम, मैं ये बोल रहा हूँ कि अमेरिका सुपर पावर मैम, लेकिन अपनी धरती में अगर कुछ चीज़ बनाता है तो सिर्फ वेपन ही बनाता है मैम, बाकी तो हर चीज़ भारी बना रहा है मैम। आपको क्या लगता है दाऊद इब्राहिम है, जिंदा है या नहीं है? जिसको पाकिस्तान आर्मी प्रोटेक्ट कर रही है, पूरी आईएसआई इसको प्रोटेक्ट कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि दाऊद के नाम पर उनको दुनिया भर से पैसा आ रहा है मैम। अगर वो कह देंगे कि दाऊद मर चुका है तो ये पैसा आना बंद हो जाएगा ना मैम। आपको लगता है लॉरेंस बिश्नोई जो है ये दाऊद के रास्ते पे चला है? मैम एक्चुअली देखो, दाऊद इब्राहिम तो एक आतंकवादी हो गया मैम, एक टेररिस्ट है। देखो, टेररिस्ट की तो तुलना करी नहीं जा सकती मैम, है ना। तो एक गैंगस्टर मैम, वो भी उसके ऊपर अभी देखो कोई भी केस, मैं संविधान की बात करूं, लॉ की बात करूं, तो किसी भी न्यायपालिका ने अभी तक उसको मैम नहीं बोला है कि इसने किया है। तो जब अभी तक न्यायपालिका का कोई रिजल्ट नहीं आया तो मैं भी नहीं कहूंगा कि उसने ये चीजें करी है। वो भी किस्सा बताइए, वो एक बुलेट से जो 2 किलिंग हुई थी और उसमें फिर आपका नाम क्यों आया था? अब दो चीजें क्राइम सीन पर मिली, तो पहली चीज क्या है कि किसी ने उनको इन्फॉर्मेशन दी, कहीं ना कहीं से तो उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि लक्की बिस्ट आया और ये किलिंग उसने करी है। तो डायरेक्ट वो लोगों ने क्या किया, उन एविडेंस को उठाया, मेरे घर पर आए, और मेरे घर पर आने के बाद मेरे वेपन को उन्होंने चेक किया। मेरे वेपन को चेक करने के बाद तो हॉलिस्टर को डाल के देखा तो हॉलिस्टर परफेक्ट फिट आया। मैम हॉलिस्टर तो मार्केट से कोई भी ले सकता है। देखो, नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मनीषा झा, और आज हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान है जिसकी चर्चा इन दिनों सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा है। लकी बिस्ट जी, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। पहले तो ये बताइए, आपका नाम लकी बिस्ट है या नहीं है? मैम देखो, अब इसी नाम से जान रहे हैं लोग तो यही ठीक है मैम। आपने बताया है कई बार कि आपका नाम ये है नहीं, आपकी पहचान भी ये नहीं है। देखो एक्चुअली क्या हुआ मैम, इसके रीज़न है, मैं गांव गया था अभी कुछ दिन पहले, तो बहुत दिनों के बाद गांव गया। मेरा गांव बहुत बैकवर्ड एरिया में है, अगर आप पिथौरागढ़ के अंदर जाओ तो छोटे छोटे बच्चे आए मिलने के लिए, तो उन्होंने बहुत जगह बोला होगा कि यार, मतलब हमारे वहाँ भाई को दद्दा बोलते हैं, तो बोले यार दद्दा, हमने बहुतों को बोला ही हमारा भाई है। अब लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। अब ट्रस्ट कैसे नहीं कर रहे हैं कि अब वो बोले यार तुम्हारी कास्ट कुछ और, इसकी कास्ट कुछ और, तो भाई कैसे हो सकता है तुम्हारा? एग्जाम्पल के लिए ना, कि भाई अगर ये मेरे चाचा का लड़का है जो भी एक्स वाई जेड, ये बिस्ट है, तुम बिस्ट नहीं हो, तो अब वो बच्चों की मुझे बात बड़ी अजीब सी लगी। तो फिर मैंने पहली बार अपने एक सीनियर को बोला, जस्ट मैंने कहा यार सर कि गांव के बच्चों के साथ ये हुआ। तो मैंने कहा सर, इस बार मैंने उनसे वादा किया है कि नेक्स्ट टाइम जो भी पूछेगा तो डेफिनेटली तुम पर ट्रस्ट करेगा। तो मैं पहली बार मैंने ऐसा बोला कि भाई मेरी बिस्ट कास्ट नहीं है करके। पूर्व एनएसजी कमांडो, रॉ एजेंट, एक बहुत ही कुशल स्पाई, स्नाइपर, क्या क्या आप हैं? आप बताइए, अपने बारे में बताइए। मैम एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि यार सर, मतलब सोशल मीडिया में मेरे पास भी क्वेश्चन आते हैं, तो मैम तो सबके तो रिप्लाई नहीं कर पाते, लेकिन यहीं से मैं एक बता दूं ताकि उनको भी समझ में आ जाएगा। एक्चुअली क्या था, प्रोसीजर सेम है मैम। जैसे लोगों को लगता है यार कि एक स्नैपर, स्पाई, बॉम्ब डिस्पोजल, बहुत सारे, एक कमांडो, ऐसा कुछ। जैसे नॉर्मल अगर बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं ना मैम, क्या होता है, कोई बच्चे स्कूल गए, उन्हें 10th किया, 12th किया, 12th करने के बाद वो लोग कॉलेज ज्वाइन करा। कॉलेज ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे बच्चे क्या होता है, अलग अलग कोर्सेज करते हैं, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर यही डिफेंस का है मैम, कोई अलग प्रोसीजर नहीं है। जैसे आपने डिफेंस ज्वाइन करी, सीक्रेट सर्विस ज्वाइन करी, आपने एक बेसिक ट्रेनिंग करी, जैसे एक नॉर्मल बेसिक ट्रेनिंग हो गई। कोई लड़का जैसे एमबीबीएस करता है, एक नॉर्मल एमबीबीएस कर लिया उसने, उसके बाद वो बोलता है मैं मतलब कोई अलग से कोर्सेज करूंगा, कोई किसी एक चीज में एक्सपर्टी। तो सेम यही मैम, यही सीक्रेट सर्विसेज के अंदर, यही डिफेंस के अंदर, यही स्पेशल फोर्स के अंदर होता है कि बेसिक ट्रेनिंग करने के बाद जब आपकी वो लोग ग्रेडिंग देखते हैं, उनको लगता है यार नहीं, इसको अपग्रेड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर एक को करेंगे। सपोज करो कि 100 लड़के ट्रेनिंग से पास आउट होकर आए,
उन्हें लगा कि यार स्टार्टिंग के 3 बहुत अच्छा है, इनका फिजिकल बहुत अच्छा है, इनका IQ लेवल बहुत स्ट्रांग है, तो इनको क्यों ना अपग्रेड किया जाए। देन उसके बाद उन लोगों को कोर्सेज कराते हैं मैम। सेम जैसे सिविल्स में हो गया कि आपको एक BD की ट्रेनिंग करवा दी, आपको कमांडो ट्रेनिंग कराई, ठीक है, आपको स्नैपर की ट्रेनिंग कराई, सेम कोर्सेज होते हैं, कोई डिफरेंट ऐसा कोई नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जैसे मैं आया और बेसिक ट्रेनिंग करने के बाद लगा कि यार डिफेंस को नहीं, यार इसको और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, इसके स्किल्स और अच्छे करनी चाहिए ताकि इसको रेड वगैरह के लिए यूज़ किया जा सके या ऑपरेशंस के लिए यूज़ किया जा सके, तो उनको एक कमांडो ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। और लास्ट के अंदर आप देख रहे हो 8-9 100 में से भी कम 50-60 ही रह जाते हैं, बाकी सारे वापस हो जाते हैं रिप्लेस। फिर उन 50-60 में भी एक बेस्ट होगा मैम, वो बनता है, उनमें भी एक बेस्ट होगा, जो मतलब NSG का एक बेस्ट स्टूडेंट निकलेगा। जैसे ट्रेनिंग का मैंने आपको बोला कि हर आदमी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का बेस्ट है, लेकिन अभी NSG का तो बेस्ट नहीं है ना मैम, सब बेस्ट होके एक जगह आए, अब उनमें से भी बेस्ट जाएगा मैम, मतलब छन छन के बाहर आता है, तब एक बेस्ट निकलेगा मैम। तो सबसे पहले प्रोसीजर यही है कि जो भी इन फ्यूचर में जो भी स्पेशल फोर्स ज्वाइन करना चाहता है या NSG में आना चाहता है या पैरा SF आना चाहता है या सीक्रेट सर्विस ज्वाइन करना चाहता है, सीक्रेट सर्विस का थोड़ा सा अलग है मैम। देखो सीक्रेट सर्विस का क्या है कि आप चाहकर सीक्रेट सर्विस ज्वाइन नहीं कर सकते, जैसे आप NSG या पैरा SF के लिए अप्लाई कर सकते हो। सीक्रेट सर्विस को लगता है कि नहीं यार, जरूरी नहीं है कि आप इंडियन आर्मी या आर्मर्ड फोर्स से ही सीक्रेट सर्विस ज्वाइन कर सकते हो। सपोज करो कोई लड़का IT के अंदर, साइबर के अंदर बहुत एक्सपर्ट है मैम, बहुत ही हाई IQ है उसका, ठीक है, अगर सीक्रेट सर्विस को लगता है कि बच्चा ये बहुत ही अच्छा IQ है इसका और मतलब साइबर के अंदर एक्सपर्ट है, तो सीक्रेट सर्विस भी उस तक पहुंच जाएगा मैम। लेकिन ये है कि सबसे पहले सीक्रेट सर्विस ज्वाइन करने के लिए क्या है, एक आदमी का ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है मैम, मतलब आपके अंदर देशभक्ति हो, क्योंकि वो एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में किसी को नहीं पता मैम। एक गलती से क्या होगा, अगर एक आदमी गलती करता है पूरी चैन टूट जाएगी पूरी की पूरी। आपने ये सारा प्रोसेस बताया, आपने बताया छन छन कर आप एक जो है वो ऊपर तक जाते हैं। आपने ट्रेनिंग बहुत सारी जगह ली है, इजराइल में भी आपने ट्रेनिंग ली है, सबसे टफ ट्रेनिंग का हिस्सा क्या था और वहाँ की ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस क्या था? मैम एक्चुअली क्या होता है, देखो ट्रेनिंग कोई भी जो स्टार्टिंग का ट्रेनिंग है ना, चाहे लड़का इंडियन आर्मी की बेसिक ट्रेनिंग करे, ठीक है, या SF की ट्रेनिंग करे, NSG की ट्रेनिंग करे, पैरा की करे, कमांडो ट्रेनिंग करे, क्या होता है एकदम से ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल हाई ग्रेड पर लेकर चले जाएंगे। मतलब एक जो भी आप लोग ट्रेनिंग करोगे नॉर्मल, पहले आपके स्टेमिना को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि देखो आपको डिफेंस के अंदर बच्चा तो वही लेंगे ना यार जिसका स्टेमिना ऑलरेडी ठीक है, जो 5 किलोमीटर या जो 1600 मतलब 1600 मीटर लगभग 5 मिनट के अंदर आ जाए, क्योंकि जो ज्वाइन करेंगे उनका ऑलरेडी स्टेमिना ठीक होगा। तो उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे उनको स्ट्रांग बनाया जाता है मैम, क्योंकि सिविल के अंदर कभी भी उन्होंने 5 किलोमीटर हो, 10 किलोमीटर हो, 15 किलोमीटर हो, कभी भी कोई सिविल के अंदर कोई वेट लेके रनिंग नहीं करता। अगर मैं भी स्टार्टिंग में अगर SF की ट्रेनिंग करता या कमांडो ट्रेनिंग करता तो मैं भी नहीं कर पाता, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, इतना मुश्किल नहीं है कि आपको धीरे धीरे उस प्रोसीजर में लाया जाएगा। पहले आपको 5 kg के साथ रनिंग कराई जाएगी, 5 kg रनिंग कराने के साथ आपको 5 किलोमीटर रनिंग कराई जाएगी, फिर आपको 10 किलोमीटर की रनिंग कराई जाएगी, फिर 16 किलोमीटर की रनिंग कराई जाएगी, 24 किलोमीटर की रनिंग कराई जाएगी, 40 किलोमीटर की रनिंग कराई जाएगी, तो आपको बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब देखो इस मतलब हार्ड ट्रेनिंग तो देखो, जब आप SF की ट्रेनिंग या कमांडो ट्रेनिंग करने जाओगे तो मैम हार्ड ही होगी ट्रेनिंग, क्योंकि एक्चुअली क्या है वहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले वो देखते हैं यार इसके अंदर कितनी विल पावर, इस बंदे के अंदर कितनी विल पावर है, ठीक है, इसके अंदर मतलब पेशेंस कितना है, सबसे बड़ी चीज़ है पेशेंस मैम। वो लोग क्या करेंगे कि मॉर्निंग में बोलेंगे ठीक है 4 बजे आप लोग आ जाओ रनिंग के लिए, 4 बजे PT स्टार्ट हो जाएगी मैम। अब 4 बजे के बाद आप लगा लो रात के 1 बजे तक जो कमांडो होगा उसको रेस्ट नहीं मिलेगा, तो आधों का तो वैसे ही दिमाग खराब हो जाएगा मैम कि रात के मतलब 1 बजे तक भाई, और कब जाके सोएगा, कब जाके फिर उसको अर्ली मॉर्निंग फिर दोबारा आना है। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आपको कुछ नहीं करेंगे, आपको एक चीज़ बोलेंगे कि यार वहाँ पर खड़े हो जाओ, ठीक है, आप धूप में खड़े हो 1 घंटे के आसपास, अभी कोई काम, लेकिन आपका पेशेंस को चेक कर रहे हो लोग कि आपके अंदर पेशेंस है या नहीं है, क्योंकि कल आप क्या करोगे, एनिमी के एरिया में जाओगे, तो आपको एनिमी के एरिया में जाना है, और ऐसा नहीं है कि एनिमी आपका वेट कर रहा है ना, आप एनिमी का वेट करोगे ना मैम, कि आपके अंदर है पेशेंस कि आप किसी जगह पर रहकर 5 घंटा 4 घंटा 10 घंटे रह सकते हो, एक पेशेंस, तो धीरे धीरे आदमी को उसमें ढाला जाता है। आप सबसे ज़्यादा कितने घंटे रहे होंगे ऐसे? मैं 72 आवर्स तक रहा हूँ एक ही जगह पे 72 आवर्स। कहाँ, क्या है वो किस्सा? मैम एक्चुअली क्या है
ट्रेनिंग के अंदर तो नॉर्मली 72 आवर्स रहते हैं। अच्छा। जो आप एज ए स्नैपर की ट्रेनिंग करने जाओगे तो प्रोसीजर है कि आपको एक पिट में डाल दिया, एक पिट में बहुत सारे क्या होंगे कि आप लेटे हो, बहुत सारी चींटियां भी होंगी वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आपको अपनी बॉडी मूवमेंट नहीं करनी मैम, आप लेटे हो। अब आपने अपने कैमोफ्लेज एंड कंसीलमेंट किया हुआ है। सपोज करो कि मैं अभी बाहर यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा ग्रीन है, तो मैं ग्रीन में ही अपने आप को मैंने कवर किया पूरा का पूरा, ताकि कोई मुझे भी कोई एनिमी ना देख पाए, कोई सैटेलाइट मुझे ट्रैक ना कर पाए। अब लेकिन जैसे हम लोग लेट गए, अब उसमें क्या होगा, आपके बगल से बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी मैम, आप अपना मूवमेंट ना करो। तो वहाँ पर जब जिस स्पीड पर हमारी ट्रेनिंग चलती है, बहुत सारी चींटियाँ भी पाली है उन्होंने। अब वो चींटियाँ भी आपकी बॉडी के ऊपर चलेंगी, तो स्टार्टिंग में तो हमें भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम जाएंगे तो हमारा भी हिल जाएगा हाथ, ठीक है, लेकिन एक दिन में ऐसा होगा, दूसरे दिन में थोड़ा कम होगा, तीसरे दिन में, लेकिन लास्ट दिन जिस दिन आप जाओगे तो आप नॉर्मली हो जाओगे मैम, आदी हो जाएंगे उससे। आदी हो जाओगे। मतलब दुनिया की कोई भी चीज़ पहले टाइम में थोड़ा सा मुश्किल होता है, फर्स्ट टाइम में दुनिया में हर आदमी को मुश्किल होगा। अगर आप मुझे दुनिया में कोई भी काम करने के लिए बोलो तो मुझे भी बहुत मुश्किल होगा मैम, लेकिन ट्रेनिंग दुनिया की एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को डाल लेती है मैम। 72 घंटे आप कहाँ थे? 72 आवर्स तक मैम मैं हम लोग एक ऑप्स में गए हुए थे मैम। एक सरकारी स्कूल था, एक सरकारी स्कूल में मतलब ऐसा नहीं कि सरकारी स्कूल में हम नॉर्मली गए तो वो स्कूल बंद था, तो उस स्कूल में हमने सर्च वगैरह करना हम नॉर्मली सर्च करना स्टार्ट किया, तो दिखा यार कि वहाँ पर जो भी क्या होता है मैम, हम लोग फूड को भी पहचान लेते हैं। अच्छा। जैसे क्या है कि आपने खाना खाया और खाना खाने के बाद अगर हम उस फूड को देख, गर्मियों का एक मौसम अलग होता है, सर्दियों का मौसम अलग होता है, बरसात का मौसम अलग होता है। अगर गर्मियों में आपने खाना खाया और हल्का सा भी आपका खाना छूटा है ना मैम, तो हम उसको एनालाइज करके बता देते हैं, अरे खाना 2 दिन पहले का है, 3 दिन पहले का है, 10 दिन पहले का है, 11 दिन पहले का है, नहीं किसी ने यहाँ पर हरकत करी है, क्योंकि इस एरिया के अंदर कोई नहीं आता है ना, बहुत सेंसिटिव एरिया है, यहाँ किसी का मूवमेंट नहीं है, एक इंसर्जेंसी एरिया है और बंद पड़ा हुआ है कई दिन से स्कूल। तो जैसे हम लोग गए वहाँ पर तो लगा डेफिनेटली कि यार इसमें 2 या 3 दिन पुराना यहाँ पर किसने जस्ट कुछ चावल वगैरह के दाने थे वहाँ पर, तो उन दानों को देखकर लगा कि यार नहीं ये है यहाँ पर। तो हमने और उसको सर्च किया तो हम जैसे बैक साइड पर पहुँचे तो बैक साइड पर हमको कुछ वो मिले, क्या बोलते हैं उसको, आलू के छिलके मिले। तो उनको देखने से लगा यार कि ये 10-12 दिन पुराने हैं, तो डेफिनेटली 10-12 दिन पहले भी किसी ने हरकत करी है यहाँ पर, और हरकत 3-4 दिन पहले भी हरकत करी है। इसका मतलब कोई ना कोई इस एरिया को फॉलो कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है यहाँ पर। अब हमारे को क्या था मैम, इस जगह पर तो हम आ गए, फिर हम वापस चले गए, क्योंकि हो सकता है कोई हमारे ऊपर भी नजर रख रहा हो, क्योंकि अगर हमने एक मूवमेंट किया, हमारे सेशन ने मूवमेंट किया है, तो कोई ना कोई हमको भी देख रहा होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे अगर हमारे स्पाई हैं, हमारे इन्फॉर्मर हैं, तो इन्फॉर्मर एनिमी के भी होते हैं मैम, उनका भी हर जगह पर स्पाई लगे हुए हैं। यहाँ तक कि हम अगर अपने कैंप से बाहर भी निकलते हैं तो एनिमी को कम से कम 50 किलोमीटर दूर पता चल जाता है कि एसएफ के बंदे निकले, 50 किलोमीटर दूर तक मैम। क्यों निकले हैं वो एक अलग चीज़ है, जरूरी नहीं है कि हम उनको किलिंग करने के लिए निकले या अपने एनिमी को मारने के लिए निकले, लेकिन हम निकले हैं, इन्फॉर्मेशन निकले कि हम जब अगर एक एसएफ का बंदा बाहर निकल गया तो आपका एनिमी तब तक सेफ नहीं है ना मैम, एनिमी तो सेफ नहीं है जब तक हम वापस नहीं जाएंगे। वो इतने पावरफुल होते हैं मैम, वो गिनती तक करते हैं कि वो मतलब इतने शातिर कि वो बताएंगे कि ये लोग 9 बंदे बाहर गए हैं और वो वापस गिन के वापस हमारे एसएफ में कौन कितने लोग हैं, कितने क्या, ये इन्फॉर्मेशन भी उनके पास रहती है? हाँ मैम, देखो मैम ये तो आपको इन्फॉर्मेशन आपको भी पता चल जाएगी, तो नॉर्मल आज के टाइम में कि एक इंडियन आर्मी के अंदर कितने लोग होते हैं, स्पेशल फोर्स के अंदर कितने लोग होते हैं, एक सेशन में कितने लोग होते हैं, प्लाटून में कितने लोग होते हैं, कंपनी में कितने लोग होते हैं, बटालियन में कितने लोग होते हैं, ये तो नॉर्मली है, ये पूरा वर्ल्ड का एक ही स्ट्रक्चर है। अप डाउन थोड़ा 19-20 अप डाउन होता है कहीं भी। अगर एक सेशन भी मूव कर रहा है या एक प्लाटून मूव कर रहा है, सपोज करो कि 18 से 20 आदमी मूव कर रहे हैं मैम, तो उनका जो स्पाई होंगे या उनके जो इन्फॉर्मर होंगे नॉर्मली होंगे मैम, कोई सब्जी बेच रहा होगा, कोई दुकान लगा के बैठा होगा सालों से, लेकिन आप किसी भी सिविलियन को तो टच नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारे पास तो देखो प्रूफ तो हमारे पास नहीं, हम सिर्फ एक शक के आधार पर बता रहे हैं कि यहाँ पर 20 दुकानें, तो हमको लगता है कि कोई ना कोई उनका इन्फॉर्मर होगा, लेकिन उस एक के चक्कर में हम 19 को टॉर्चर नहीं कर सकते मैम। अगर हम 20 लोग गए हैं तो जब तक हम 20 लोग वापस नहीं आएंगे ना मैम, उनके इन्फॉर्मर भी पूरी नजर रखते हैं और वापस बताएंगे कि 20 लोग, अगर सपोज करो 20 में से 4 लोग भी बाहर रुके हैं ना मैम, तो बता देते हैं कि ये 16 ही अंदर गए, 4 अभी भी बाहर हैं। अच्छा, आपने इतना टफ ट्रेनिंग और ये बताया, आपको कभी लगा अपने ट्रेनिंग के दौरान अब तक के करियर में कभी कि अब नहीं हो पाएगा, अब रहने देना चाहिए? अरे मैम मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि लगता है कि यार जब कई बार जाते हैं ना मैम ऑपरेशंस के अंदर, कई बार जब आपको 2-2, 3-3 दिन तक चलना पड़ेगा लगातार, और मतलब बहुत बुरा हाल है, बहुत ही, मतलब कि बरसात भी हो रही है मैम, क्योंकि आपके पास शूज़ भी 1 या 2 शूज़ है, लेकिन
सॉक्स भी आपके गीले हो चुके हैं, अब आप सॉक्स भी आपने गीले ही पहने हुए हैं मैम, आप 3 दिन से उन गीले सॉक्स के साथ चल रहे हो, तो अगर आप अपने घर के अंदर या कभी आप अपने 2 घंटे भी अपने पैर को गीला करके देखना, तो आपको कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी, उसके बाद कितने सॉफ्ट हो जाएंगे आपके पैर। आपके 2-3 दिन से आपके जूते गीले हैं, सब कुछ कंटिन्यू, आपके पास 20-25 kg वेट है, आप कंटिन्यू जा रहे हो मैम, तो मतलब जो मच्छर चीज़ें ये वो ना ढंग का खाना है ना, क्योंकि आप वहाँ से निकल चुके हो, आप जो अपना एक राशन लेके गए हो वही राशन आप लेके गए हो, तो आदमी मैम इतना वो हो जाता है, इतना परेशान होता है, तो कई बार आदमी क्या बोलता है कि यार साला इससे बढ़िया तो एक गोली पड़ती वो ज़्यादा बेटर है, मतलब वापस जाने की तो बहुत दूर की बात, लगता है यार कि एक ही हिट पड़ता तो इस तकलीफ से बेटर वो ज़्यादा बेटर है। तो कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं, और वो मेरे साथ ही नहीं होते मैम, दुनिया के हर आदमी के साथ होते हैं, क्योंकि देखो चाहे स्पेशल फोर्स का हो चाहे सीक्रेट सर्विस का हो, कि यार वो है तो पहले इंसानी, हर आदमी की कैपेसिटी है ना मैम कि मैं इतना ही सहन कर सकता हूँ। अगर चलो मुझे कहते हैं कि यार मैं बोलता हूँ मैं 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक भूखा रह लूँगा, ठीक है, अगर मैं किसी जंगल में जाता हूँ तो मैं 30 दिन भूखा रह लूँगा, मैं सर्वाइव कर लूँगा। यार जैसे ही दिन बढ़ेगा तो मेरे लिए फिर मैं भी मतलब ह्यूमन बॉडी है, नीड है, तो सबकी प्रॉब्लम है। मतलब आप लोग 1 घंटे में हार मान लोगे, यार मैं 4 घंटे में हार मानूंगा, है ना, लेकिन आदमी का है तो कैपेसिटी ज्यादा है पर अनलिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड किसी की नहीं है मैम, बिल्कुल। टॉप 200 स्नाइपर्स की लिस्ट में आपका नाम है, आप इकलौते भारतीय हैं जिनका नाम टॉप 200 लिस्ट में है, तो और प्लस आपने अब तक कितनी किलिंग्स की होगी, अगर आप नंबर बताना चाहें तो। मैम देखो ये तो कभी ये नहीं बोल सकते कि डेफिनेटली कि इतना है, क्या होता है एक अप्रॉक्स अंदाजा, मैम वो भी नहीं, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने यार इतने ही लोग किल करे, कभी भी ऑपरेशन होता है मैम 150-200 के आसपास। मैम देखो ये भी नहीं बता पाऊंगा कि ऑपरेशंस में मैम कि चलो वो मेरे ऊपर कि मेरे हैं, लेकिन जब भी एक ऑपरेशन करते हैं तो मैम ऑपरेशन ओनली मेरा नहीं है, वो पूरी टीम का ही होता है मैम। देखो कि ऑपरेशन है तो मैं अकेला, क्योंकि एक दुनिया में कोई भी आदमी कि मैं ये बोलूँ यार वो ऑपरेशंस मैंने करे, नहीं मैम, बिना टीम वर्क के जब तक मेरी पूरी टीम साथ में नहीं होगी दुनिया का कोई भी ऑपरेशन सक्सेस नहीं हो सकता है मैम। तो जो भी है वो तो पूरी टीम का ही है। अगर ये दुनिया की इतनी बड़ी लिस्ट में एक आपका नाम है तो कुछ तो खास रहा होगा ना, कि अच्छा आपकी कितने डिस्टेंस से ये जो आप हिट कर पाते हैं या फिर जो शॉट कर पाते हैं, इसका क्या है? मैम देखो एक्चुअली क्या होता है कि एक नॉर्मल आप 10 मीटर से लेकर आप 1300 मीटर तक, ठीक है, अगर आपको नॉर्मल शूट करना है, अगर नॉर्मल आपको कम्बैट फायर करना है तो आप पिस्टल भी यूज़ कर सकते हैं, MP5 वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा लॉन्ग रेंज लेके जाना है मैम, ठीक है, तो आप LMG वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको हैवली एक सिंगल टारगेट गिराना है, क्योंकि एक स्नैपर्स क्या है मैम, नॉर्मल टारगेट के लिए नहीं बनता है कि आप जाओगे यार किसी भी मिशन के अंदर, नहीं, उसका क्या स्पेसिफिक टारगेट है मैम। एक मोटो है, मैं आपको सिंपल एक मोटो में एक लाइन में आपको बताता हूँ कि एक इंडियन आर्मी हो या दुनिया की कोई भी आर्मी हो, उसका एक मोटो होता है मैम, 1 बुलेट 1 एनिमी, एक गोली एक दुश्मन मैम। लेकिन जब एक स्नैपर बनता है एक आदमी, वेल ट्रेंड होता है फायरिंग में, उसका मोटो चेंज हो जाता है मैम, उसका मोटो होता है 1 बुलेट 1 लीडर मैम, ठीक है, तो एक गोली एक कमांडर। अब उसको मतलब नहीं है, अगर 100 लोगों की भीड़ है उसको 99 लोगों से मतलब नहीं है मैम, उसको सिर्फ उस चेहरे को ढूंढना है जो लीडर है मैम। क्योंकि हम लोगों में एक स्नैपर में एक कहावत होती है इस दुनिया के अंदर, आप उस माइंड को ख़त्म कर दो जिस माइंड के अंदर सोच है, अगर आपने उस सोच को ही ख़त्म कर दिया तो उनका ऑपरेशन फेल है मैम। क्योंकि इतनी जल्दी वो लोग नेक्स्ट लीडर, क्योंकि एक लीडर है, एक ऑपरेशन को लीड कर रहा है, सारी प्लानिंग उसके दिमाग में है, उसने कभी नहीं सोचा कि मैं मर जाऊंगा करके, कि नेक्स्ट वाले को बोलेगा यार तू ऐसे करना, अगर मैं मर जाऊं तो दुनिया में कौन बोलेगा मैम यार मैं ऑपरेशन में जा रहा हूँ, अगर मैं इस ऑपरेशन में मर गया तो आगे का तू करना। अगर आपने कमांडर को ही गिरा दिया तो लगभग आप 90% उस जंग को या उस ऑपरेशन को जीत चुके हो मैम, जड़ से खत्म कर देते हैं। फिर मैम कमांडर खत्म तो फिर सोच ही खत्म ना मैम, टीम खत्म। आप किसी भी लीडर को मार दो तो फिर तो नए तरीके से ऑपरेशन होगा मैम, वो नए तरीके से नया लीडर बनाएंगे, फिर वो भी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, फिर उनको और टाइम लगेगा, इतने में आप लोगों को तैयारी का और टाइम मिलेगा। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है अभी? मैम देखो किसको मानते हैं कि बहुत सारे लोगों की अलग अलग राय है मैम। देखो दुश्मन कौन होता है मैम, दुश्मन हमेशा पावरफुल होता है मैम, करेक्ट। मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि यार कि मेरा दुश्मन कौन होगा, मेरा दुश्मन मैम जो भी मुझसे पावरफुल होगा मैं उसी को अपना दुश्मन मानूंगा मैम। वैसे तो देखो हर आदमी कहते हैं, कहावत है कि यार किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, वो तो चीज़ अलग है। पावरफुल तो अमेरिका है, अमेरिका तो दोस्त है मैम। आप देखो अगर मैं आपसे बोलता हूँ अगर US दोस्त है, ठीक है, तो बहुत टाइम से आप अगर आप क्या कहते हैं वर्ल्ड जब से हम आज़ाद हुए तो हम लोग जितने भी वेपन्स की डील करते हैं या हम लोग जितने भी हमने फाइटर मतलब
प्लेन्स खरीदे, तो हमने क्यों रशिया से लिए मैम, है ना। आज भी क्यों हमारे को जेट के इंजन नहीं दे रहा है यूएस मैम। ओपन एनिमी नहीं है ओपन मैम, देखो क्या होता है कि लगता बहुत है इजी कि यार दोस्त है मैम। देखो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर हम आ जाएंगे तो यहाँ कोई दोस्त नहीं होता मैम, कोई भी दोस्त नहीं। यहाँ सिर्फ अपना फायदा देखा जाता है। आप यूएस को मैम, मैं ये बोल रहा हूँ कि अमेरिका सुपर पावर मैम, लेकिन अपनी धरती में अगर कुछ चीज़ बनाता है तो सिर्फ वेपन ही बनाता है मैम, बाकी तो हर चीज़ भारी बना रहा है मैम। आज भी शायद लास्ट जो उनके प्रेसिडेंट थे बाइडेन, शायद उनके साथ ही हमारी डील साइन हो गई थी कि वो जेट के इंजन हमें देंगे मैम। उनका टर्नओवर भी पूरा हो गया, लेकिन तब भी नहीं दे रहे हमारे को, और फिर बोलते हैं कि आप रशिया से डील भी मत करो मैम। अच्छा, दोस्त कौन है मैम? मैम देखो पॉलिटिक्स कोई दोस्त नहीं। देखो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर जाओगे, यहाँ कोई दोस्त नहीं होता मैम, कोई दुश्मन भी नहीं होता परमानेंट, और सभी दुश्मन है मैम। मैम कौन चाहेगा कि हम सुपर पावर बने? आप मुझे बताओ ना कि चलो आप हिंदुस्तान को एक तरफ रख लेते हैं और पूरे सारे देशों को एक तरफ रख लेते हैं, कौन ऐसा होगा जो ये चाहेगा कि यार ये सुपर पावर देश बने, या हम भी चाहेंगे कि हम सुपर पावर देश बने? जब तक हमसे किसी का फायदा है वो हमारा दोस्त है मैम। जब उसको लग गया कि भाई अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। रशिया यूक्रेन वॉर, गाजा पैलेस्टाइन वॉर, ये सब लगता है आपको युद्ध थमेगा या फिर इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है? मैम देखो हजारों लाखों लोग बेघर हो गए मैम, ठीक है। युद्ध से तो मैम किसी का भला नहीं होता, लेकिन होता क्या है, दो तरह के वॉर होते हैं मैम, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट तरीके से। क्या होता है कि यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है मैम, क्या यूक्रेन लगता है मैम आपको कि रशिया के सामने, मैं कह रहा हूँ कि 24 घंटे भी अगर यूक्रेन के ऊपर से सपोर्ट हटे तो 24 घंटे नहीं लगेंगे रशिया को यूक्रेन खत्म करने में। लेकिन कोई ना कोई तो है जो चाहता है कि यूक्रेन लड़े, क्योंकि डायरेक्ट नहीं आ रहा है ना मैम। एक्चुअली क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ कि रशिया एक पावरफुल देश, ठीक है, लेकिन दूसरे पावरफुल देश को पता है कि मुझे रशिया को कैसे बैकफुट डालना है, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं आऊंगा चाहे दूसरा बर्बाद हो जाए। मैम एक यूक्रेन एक अच्छा सा देश जहाँ हमारे स्टूडेंट भी पढ़ाई करने के लिए जाते थे, आज यूक्रेन की वो हालत हो गई, मैं कह रहा हूँ कि 50 साल तो वहाँ का मलबा हटाने में लग जाएगा मैम। लेकिन फायदा किसका हुआ? किसी ना किसी का फायदा हुआ है। फायदा क्यों हुआ है? क्योंकि रशिया बैकफुट चला गया। यूक्रेन के बर्बाद होने से कोई फायदा नहीं हुआ मैम। अब आप गाजा को लेके चलते हैं मैम, ठीक है, एक पावरफुल प्रेसिडेंट स्टेटमेंट देते हैं कि इस प्लॉट को खाली कर दो। उनके लिए गाजा एक सिर्फ प्लॉट ही हो गया मैम, कि बोलते हैं प्लॉट को खाली कर दो, जहाँ मतलब 20 लाख लोग बेघर हो गए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर आप इंसानियत को, वो बिजनेस पर्पस से देखते हैं मैम, लेकिन क्या इंसानियत से बढ़कर हो गई मैम बिजनेस? आप मुझे एक चीज़, चलो मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ मैम, कि अगर आपका 100 रुपीज़ भी खो जाता है ना मैम, तो भी आपको बुरा लगेगा, यार आपकी मेहनत की कमाई है, मैंने 100 रुपये कहाँ रख दिए मुझे नहीं पता। यार जिन लोगों के बाप दादा जिस जगह पर रहे मैम, सब टेररिस्ट नहीं है मैम, हर आदमी आतंकवादी नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपको 100 रुपये खोने में दुख होता है, किसी आदमी ने अपना घर बार सब कुछ खो दिया मैम, उसके दिल से जाके पूछो ना। और हम बोलते हैं कि टेररिज्म का, अब वो लोग क्या करेंगे मैम? आप मेरे को ही उसकी जगह लेकर देखो, अगर मुझसे आप मेरा सब कुछ छीन लोगे तो मैं क्या करूंगा? वो कहाँ जाएंगे 20 लाख लोग? क्या वो 20 लाख लोग टेररिस्ट है मैम? लोग बोलते हैं यार कि हमास को सपोर्ट करते हैं, चीजें करते हैं। आपके घर में भी कोई आ जाएगा मैम, आपके सर में भी बंदूक लगा के रखेगा, तो फिर या तो मैं आपसे पूछूं कि आप उन्हें सपोर्ट कर रहे थे या क्या कर रहे थे। तो इंटरनेशनल बिजनेस में लॉरेंस बिश्नोई के बारे में पहले आप बताइए। लॉरेंस बिश्नोई कौन है, क्या समझते हैं, कौन है वो? मैम देखो कि मैं जितना भी सुन रहा हूँ, मैं तो मीडिया से ही सुन रहा हूँ मैम, ठीक है, कि मतलब सब कुछ लॉरेंस, मतलब एक आदमी जो जेल के अंदर है इतनी हाई सिक्योरिटी में, वहां से वो सब कुछ कर सकता है। नहीं मैम, सब कुछ कर लेता है। नहीं मैम, लेकिन एक चीज है ना कि वो कर रहा है सब कुछ, इस चीज का एविडेंस क्या है मैम? आप मुझे एक एविडेंस बता दो ना मैम, कि लॉरेंस बिश्नोई, चलो एक कॉलेज स्टूडेंट था, कॉलेज स्टूडेंट से मैम एक केस आया उसके ऊपर 307 का, शायद 307 का केस से वो अंदर हुआ और तब से अंदर ही है। बाकी मेरे हिसाब से उसके ऊपर जितने भी केसेस हैं सारे 120 भी होंगे मैम, सारी प्लानिंग ही है, मतलब खुद का डायरेक्ट तो कोई नहीं है ना मैम। लेकिन अगर आप उसके 3-4 केस हटा दो, शायद 180 केस हैं, 179 केसेस हैं, अगर आप 3-4 केसेस से हटाओ, ये अगर जो भी बाबा सिद्दीकी में उसका नाम आया, लेकिन डायरेक्ट नाम मुंबई पुलिस वाले ने नहीं डाल रखा चार्जशीट पर, ठीक है, सिद्धू मूसेवाला केस देख लो आप, ठीक है, अपना राजस्थान सुखदेव सिंह गोगामड़ी का केस देख लो। तो अगर आप 4 केस हटा दो तो बाकी के केसेस, आप किसी को पता नहीं है बाकी के केसेस नहीं है, कि बाकी के तो बहुत सारे केसेस है ना मैम, लेकिन बाकी के केसेस किसी को भी नहीं पता
लेकिन मीडिया बोलते हैं कि सब कराया, कि सब उसके लॉरेंस जो बिश्नोई कराया। उसके जो गैंग के मेंबर्स हैं वो पोस्ट करते हैं, वो बताते हैं मैम हमने नहीं किया। मैम, वो पोस्ट कर रहे हैं मैम। हम्म, मैम पोस्ट करने के लिए तो कल मेरे ऊपर भी कोई पोस्ट कर देगा, इसमें मेरी क्या गलती है? वो इतनी हाई रिस्क में है मैम, शायद मतलब अच्छा, उसने मीडिया के सामने कहा था सलमान खान को मारेंगे, मौका मिलेगा मारेंगे। थ्रेट एक अलग चीज हो गया, थ्रेट देना। उसके बाद फिर फायरिंग भी हुई सलमान खान के घर पे। नहीं, फायरिंग भी हुई मैम। तो ये चीजें भी तो इंटरकनेक्टेड है ना कहीं ना नहीं, कहीं। कहीं ना मैम एक्चुअली क्या होता है, देखो कि मैं आपको बताऊं कि जो भी गैंगस्टर्स होते हैं मैम, उनको भी अपना नाम करना है, उनको भी अपना नाम तो करना ही है मैम। कि मैं एक्चुअली क्या होता है, आप जितने बड़े को थ्रेट दोगे लाइफ में आप उतना बड़ा कहलाओगे मैम। आप कल किसी, आप सपोज करो कि कल कोई गैंगस्टर है एग्जांपल के लिए, आज तक आपने उसका नाम ही नहीं सुना, वो परसों किसी बड़े आदमी को थ्रेट देगा ना मैम, वो पूरा हिंदुस्तान उसका नाम जानेगा कि उसने थ्रेट बड़े आदमी को दिया है मैम। अच्छा, इनके में भी अपने आप में होता है कि बड़ा करने के लिए बड़े आदमी को टारगेट करना है। मैम एक इस क्राइम का एक उसूल है कि आप जितने बड़े को थ्रेट दोगे आप उतना बड़ा बनोगे मैम। लेकिन जो भी यूथ इसको देख रहा है मैम कि क्राइम अंधेरा है, आप इस अंधेरे में चले गए तो आप कभी लौटकर वापस नहीं आओगे। मतलब क्राइम का, आप दुनिया का मैम, मुझे किसी भी क्रिमिनल का नाम ले लो ना मैम, उसका अंत देख लो आप। अब लोग बहुत सारे क्या होंगे मैम, इसी शो को देखने के बाद बोलेंगे कि कमेंट से, यार दाऊद इब्राहिम एग्जाम्पल के लिए, यार भाई अपना घर छोड़ के, ठीक है, अपना देश छोड़ के किसी मुल्क में बैठा हुआ है और है भी या नहीं, ये भी नहीं पता। हाँ, यही मेरा सवाल और ये भी नहीं पता कि है या नहीं है, जिंदा है या नहीं है, जिंदगी में बाहर नहीं निकल सकता, पूरा ISI के टारगेट पर रहता है, ठीक है, पूरी पाकिस्तान आर्मी उसको वॉच करती है। तो उस जिंदगी से बताओ ना मैम, आपको क्या लगता है दाऊद इब्राहिम है, जिंदा है या नहीं है? और अगर था तो लास्ट टाइम तक कहाँ पर था? देखो एक्चुअली क्या है मैम कि मैं आपको बताऊं कि दाऊद अगर है भी या नहीं भी है तो उसके मरने के मैम 15 साल तक तो पाकिस्तान आर्मी ISI कभी दुनिया को बताएगी नहीं कि दाऊद मर चुका है मैम। यहाँ तक कि ये लगाओ ना मैम, हमारे पास तो क्या दुनिया के सबको पता है कि DHA के अंदर हाउस नंबर 37 में वो रहता है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में। इसके अलावा उसके 3 बंगलो और है मैम, ठीक है, व्हाइट हाउस, ये दुनिया को सबको पता है। लेकिन एक्चुअली में क्या है मैम कि कोई ना कोई दुनिया की आर्मी उसको सेफ रख रही है। देखो आप एक देश की, आप एक, वो कोई छोटा सा गुंडा तो है नहीं मैम जिसको पाकिस्तान आर्मी प्रोटेक्ट कर रही है, पूरी ISI इसको प्रोटेक्ट कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि दाऊद के नाम पर उनको दुनिया भर से पैसा आ रहा है मैम। अगर वो कह देंगे कि दाऊद मर चुका है तो ये पैसा आना बंद हो जाएगा ना मैम। आज वर्ल्ड में हर जगह से उसके नाम पर पैसा आ रहा है, चाहे आप क्रिकेट की बैटिंग के ऊपर ले लो, सट्टे के ऊपर ले लो, दुनिया के जो भी इलीगल बिजनेस है, ठीक है, ऑल ओवर पैसा किसको जा रहा है? ISI को जा रहा है मैम। तो जिस आदमी की वजह से ISI आज अरबों का पैसा कमा रही है मैम, चाहे वो मर भी गया तो ISI कहेगी भाई जिंदा है करके, क्योंकि पैसा भेजते रहो। आपको लगता है लॉरेंस बिश्नोई जो है ये दाऊद के रास्ते पे चला है? क्योंकि पहले वो इस तरफ ज़्यादा एक्टिव था, अब वो मुंबई, बाबा सिद्दीकी, सलमान खान, इस तरह से धमकी, तो मतलब लग रहा है कि उसके कदमों पर चल रहा है, उस जैसा बनने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअली देखो दाऊद इब्राहिम तो एक आतंकवादी हो गया मैम, एक टेररिस्ट है। देखो टेररिस्ट की तो तुलना करी नहीं जा सकती मैम, है ना। तो एक गैंगस्टर मैम, वो भी उसके ऊपर अभी देखो कोई भी केस, मैं संविधान की बात करूं, लॉ की बात करूं, तो किसी भी न्यायपालिका ने अभी तक उसको मैम नहीं बोला है कि इसने किया है। तो जब अभी तक न्यायपालिका का कोई रिजल्ट नहीं आया तो मैं भी नहीं कहूंगा कि उसने ये चीजें करी। लोग कहते हैं सरकार का सपोर्ट है मैम, ये तो लोग कह रहे हैं ना मैम, आपको क्या लगता है? नहीं मैम, मैं कह रहा हूँ कि एविडेंस के ऊपर, बिना एविडेंस के कुछ भी नहीं मैम। लोगों का काम है मैम बोलना। अगर जो लोग कह रहे हैं कि यार सरकार का सपोर्ट है, जो बोलते हैं, यार कोई एविडेंस तो लाओ मैम। कहने के लिए कुछ भी बोलेगा, आप लोगों की बातों पर, बोलने के ऊपर मत जाओ, सिर्फ एविडेंस दिखा दो। चलो भाई गवर्नमेंट का सपोर्ट है, अच्छा गवर्नमेंट का सपोर्ट है तो क्यों है? एक क्वेश्चन भी तो पूछो मैं, गवर्नमेंट का सपोर्ट है क्यों है? क्वेश्चन लोग कहते हैं कि वो अंदर उससे टारगेट किलिंग करवा देते हैं। क्यों? हमारे पास मैम फोर्स नहीं है। अरे हम दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी लेके बैठे हैं मैम। हमारी RNW दुनिया की नंबर 1 सीक्रेट सर्विस है। आप ये जाके CIA से पूछो ना ये बात, या आप ISI से पूछो, जो बोलेंगे कि दुनिया के अंदर सबसे अगर दुनिया में सबसे, लेकिन हम सिर्फ बताते नहीं है कि वर्ल्ड में हमने क्या किए हैं, हमारी सीक्रेट सर्विस ने दुनिया में क्या क्या कारनामे किए हैं, वो हम कभी बताते भी नहीं है। आप एक चीज बताओ, इस हमारे देश के पास, इस गवर्नमेंट के पास दुनिया की नंबर 1 आर्मी मैम, आज के टाइम में हमारी नंबर 1 सीक्रेट सर्विसेज, क्या गवर्नमेंट के पास कमी है मैम किसी चीज की? बिल्कुल नहीं। आप एक चीज बताओ ना, कि गवर्नमेंट की क्या मजबूरी होगी कि यार किसी को जेल में सपोर्ट करे और उससे किलिंग कराए? नहीं, सोशल मीडिया पर ये चीज चलती है, तो आपसे मुझे लगा आपकी राय पूछा। नहीं, सोशल मीडिया में मैम लोग कुछ भी, उनके ऊपर छोड़ो मैम। सोशल मीडिया में तो लोग, मतलब लोगों ने अपनी एक दुनिया बना ली है मैम। अच्छा,
चलो जेल में, चलो ये तो लॉरेंस बिश्नोई की बात, लेकिन हमारे देश की जो जेल है वो, आपको लगता है वो जेल में एक कैदी को रखना मतलब उसको सज़ा देना होता है, उसको उसके किए का पछतावा होना चाहिए, लगता है कि वाकई सज़ा मिलती है, मज़े में रहते हैं कैदी? देखो मैम, एक्चुअली क्या होता है, ये बहुत बड़ा कड़वा सच है कि जेल के अंदर मैम एक्चुअली में जो सज़ा काट रहा है ना वो गरीब आदमी काट रहा है मैम। मैं जेल के अंदर ऐसे आदमी बताऊंगा जो महज 1000 रुपये जिनके पास हो तो बेचारे जमानत में बाहर आ सकते हैं, है ना। जिनके पास सिर्फ कोई आज पैरवी करने वाला हो वो शायद 3 दिन में बाहर आ जाएंगे मैम। तो वो लोग सच में सजा काट रहे हैं। लेकिन जो भी जिनके पास भी जो पावरफुल लोग हैं, जिनके पास पैसा है, तो जेल के अंदर तो मैम देखो हर चीज जेल के अंदर है। क्या क्या सुविधाएं मिलती है जेल के अंदर? सब सुविधाएं, क्या सुविधा नहीं है जेल के अंदर? फिर भी फॉर एग्जांपल खाना पीना, फोन, मोबाइल, एवरीथिंग, सब कुछ, एंटरटेनमेंट, नहीं सब कुछ मैम जेल के अंदर। सिर्फ एक ही चीज नहीं है मैम, आपके पास आजादी नहीं है, बाकी आपके पास सब कुछ है मैम। और ये नॉलेज में रहता है जेल अथॉरिटी के? मैं ये कह रहा हूँ कि बिना, आपसे मैं एक प्रोसीजर बताता हूँ। एक आदमी जेल के अंदर एंटर करता है मैम, उसकी पूरी चेकिंग होती है, गेट नंबर 1 में चेकिंग होगी, ठीक है। उसको बिल्कुल मेटल डिटेक्टर से क्रॉस किया जाएगा, उसका सामान पूरा एक्सेस से निकाल कर जाएगा। 2 चीज़ें, वो गेट नंबर 2 को क्रॉस करेगा तब भी उसकी पूरी चेकिंग होगी, वो गेट नंबर 3 को क्रॉस करेगा तब भी उसकी पूरी चेकिंग होगी, ठीक है। जब वो अपने सेल के अंदर घुसेगा 4 नंबर के अंदर तब भी उसकी पूरी चेकिंग होगी सेल के अंदर घुसने पर। जब अपने पर्सनल बैरिक में जाएगा तब भी उसकी चेकिंग होगी। मैम इतनी चेकिंग के बाद भी अगर कोई चीज़ अंदर जा रही है तो डेफिनेटली इन सबको पता है ना मैम। आपका जेल का एक्सपीरियंस? मैम मेरा तो जेल का एक्सपीरियंस में आपको क्या अच्छा, वो पूरा किस्सा भी बताइए कि आप जेल गए क्यों थे? 11 बार जेल चेंज किया आपने? जेल अब गवर्नमेंट को की लगा, गई उस थी यूपीए गवर्नमेंट ने तो 11 अलग अलग जेलों में डाला गया। तो मेरे ऊपर 2 किलिंग लगी, जो भी एक नेपाल बॉर्डर उत्तराखंड के अंदर हुआ था, तो लगा उस टाइम यूपीए गवर्नमेंट को कि किलिंग मैंने करी है मैम। देन जेल में गया तो मेरी भी बहुत सारी जेलें ट्रांसफ़र हुई। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जेल के अंदर, क्योंकि मैंने तो सब देखा है मैम जेल के अंदर, हर चीज़ जेल में देखी है। वो भी किस्सा बताइए, वो एक बुलेट से जो 2 किलिंग हुई थी और उसमें फिर आपका नाम क्यों आया था? मैम एक्चुअली देखो उस टाइम मैं एनएसजी डेपुटेशन ही था और बस यहीं नज़दीकी, उस टाइम मैं अडवाणी सर का सिक्योरिटी ऑफिसर था, तो इमरजेंसी लीव मुझे जाना पड़ा। मैं 15 डेज़ की इमरजेंसी लीव गया और जैसे शायद मुझे गए हुए 6-7 दिन ही हुए थे तो किसी ने 2 आदमियों को किलिंग कर दिया था मैम। एक शूट आउट किया था, ये भवाली शाम खेत जस्ट मैं पहाड़ों के अंदर। तो जो लोग मैम मरे थे ऑलरेडी, ऐसा नहीं है कि देखो एक क्रिमिनल है उसके हज़ारों दुश्मन होते हैं मैम, ठीक है। क्रिमिनल के तो हज़ारों दुश्मन होंगे ना, कि आपने कितनों को नुकसान पहुंचाया होगा, कितने लोग आपके दुश्मन होंगे, आप वेपन्स की सप्लाई कर रहे हो, कितने लोगों को। अभी आपने कहा था कि एक सबूत दिखाओ कि लॉरेंस बिश्नोई ये कर रहा है नहीं कर रहा है, तो आपको बिना सबूत के कैसे पकड़ा, कैसे जेल में डाला? उनको भी तो कोई सबूत मिला होगा, कोई क्लू मिला होगा। एक्चुअली उनको एक क्लू क्या मिला मैम, पहले उनको मैम जो क्राइम सीन पर उनको एक हॉलिस्टर मिला मैम, एक हॉलिस्टर मिला क्राइम सीन पर। दूसरा मिला एक बुलेट मिली मैम, खाली खोखा। हम जब भी फायर करते हैं तो जो खाली खोखा पीछे का केस होता है, वो 2 चीज़ें क्राइम सीन पर मिली। अब 2 चीज़ें क्राइम सीन पर मिली तो पहली चीज़ क्या है कि किसी ने उनको इन्फॉर्मेशन दी, कहीं ना कहीं से तो उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि लक्की बिस्ट आया और ये किलिंग उसने करी है। ये आज तक कहाँ से इन्फॉर्मेशन है कोई नहीं जानता दुनिया में कि किसने बोला है, किसी ने उनको कहा। तो डायरेक्ट वो लोगों ने क्या किया, उन एविडेंस को उठाया, मेरे घर पर आए और मेरे घर पर आने के बाद मेरे वेपन को उन्होंने चेक किया। मेरे वेपन को चेक करने के बाद तो हॉलिस्टर को डाल के देखा तो हॉलिस्टर परफेक्ट फिट आया। मैम हॉलिस्टर तो मार्केट से कोई भी ले सकता है। देखो आपके पास अगर पिस्टल है, सपोज करो आपने गाड़ी खरीद रखी है, अब गाड़ी का कवर तो कोई भी ला सकता है ना मैम। हजारों, अगर आपके पास एक गाड़ी है नॉर्मली होंडा सिटी कोई भी, उसके कवर अगर रास्ते में पड़ा है तो ये थोड़ा ना कि होंडा सिटी का कवर आपका है। तो सेम वही पिस्टल का कवर फिट आ रहा है भाई, हजारों लोगों के पास पिस्टल है हिंदुस्तान में, ठीक है। तो ये हॉलिस्टर तो मार्केट से 200-400-500 रुपये खरीद के कोई भी ला सकता है चीज़ है। फिर बोलते हैं कि इस पिस्टल का जो भी ये पिस्टल का बोर है, ठीक है, इस पिस्टल का जो खाली खोखा वो भी आपके साइड से। हाँ बिल्कुल है सर, अगर मेरे को पिस्टल एक इशू है तो ऐसे बहुत सारे लोगों को इशू है पिस्टल। दूसरी चीज़ क्या है कि वो बोलते हैं कि ठीक है इस पिस्टल, और जबकि मेरा पिस्टल उस टाइम क्लीन था। अच्छा, जब मेरे घर पर आए मेरा पिस्टल बिल्कुल क्लीन था, लेकिन मेरे सामने ही मेरे पिस्टल से फायर भी किया, ठीक है, एक एविडेंस बनाने के लिए। ये मेरे सामने ही है मैम कि मुझे लेकर गए और जो भी वहाँ पर उस टाइम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स थे जो भी थे, उन्होंने मेरे सामने मेरे पिस्टल पर बुलेट डाल के फायर किया कि अब इससे फायर हो गया, ठीक है। उसको उन्होंने एफएसएल के लिए भी भेजा। तो इन दो एविडेंस पर मुझे उठाया गया। इसके बाद क्या है, बहुत सारे गवाह बनाए मैम पुलिस ने। अच्छा, ऐसा नहीं है कि गवाह बनाए कि भाई लक्की बिस्ट को हमने जाते हुए देखा। ये पुलिस का काम देखिए ना मैम,
कि बोलते हैं कि गाड़ी चल रही थी कितने की, हाईवे पर गाड़ी चल रही है रात के 12 साढ़े 12 बजे हाईवे के अंदर, और आप ये सोचो कि हाईवे में गाड़ी चल रही है, मैम हाईवे में नॉर्मल स्पीड 60-70 तो होगी, क्या 60-70 की स्पीड में रात को 12 बजे कोई आदमी अंदर देख सकता है? लाइट आंखों में पड़ेगी, दुनिया का कौन आदमी कह सकता है कि मैंने गाड़ी के अंदर देखा? तो गवाह बनाए गए थे? गवाह तो बनाती है ना मैम पुलिस, हमेशा गवाह बनाए पूरे के पूरे, तभी गवाह क्रॉस हुए, तो कोई भी गवाह नहीं हो पाए। मैम रात के 11 बजे, सपोज करो 12 बजे हाईवे पर गाड़ी चल रही है और एक आदमी बोलता मैंने अंदर देखा, अभी वापस खड़े होके देख देना, चलो हम वापस गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी के अंदर एक आदमी बैठाते हैं और लाइट पड़ेगी और तू पहचान के दिखा देना। चल तूने तो रैंडमली बोल रहा है, चलो ठीक है कि मैंने इस गाड़ी को जाते हुए देखा, चल इसके पीछे कौन सी गाड़ी थी वो बता दे। चल तुमने आज से पहले मुझे कभी नहीं देखा, तुम मुझे जानते भी नहीं हो कि कौन लक्की बिस्ट, एक एग्जाम्पल के लिए एक हाईवे में गाड़ी जाती है, बोलते हैं कि तुम्हें गाड़ी का नंबर भी एग्जैक्ट याद है कि गाड़ी का नंबर ये था, गाड़ी लक्की बिस्ट चला रहा था, ठीक है, अब मेरे पीछे कौन सी गाड़ी आई थी, अब वो भी तो बता दो ना यार। कितने साल रहे आप जेल में? मैं 4 साल रहा मैम जेल में। तो उस दौरान क्या था जेल का एक्सपीरियंस? जेल का एक्सपीरियंस कैसा होगा मैम, आप खुद ही सोच रहे हैं कि जेल एक ऐसी जगह जहाँ पर भगवान विष्णु भगवान ने अवतार लिया और वो भी बोले यार मुझे यहाँ से 5 मिनट में निकलना है, जल्दी निकालो, तो जेल वैसी जगह, जेल में कौन रहना चाहेगा मैम? वहाँ पर बाकी जो कैदी थे उनके साथ? नहीं, मुझे तो अलग मैम, सिंगल सेल में अलग तन्हाई के अंदर रखा था अलग से। अच्छा, फिर जेल ट्रांसफ़र क्यों करा था बार बार? मैम वो तो वहाँ की शायद, या तो वहाँ के सुप्रिटेंडेंट वगैरह को मेरी शक्ल ही पसंद नहीं थी तो 11 जेलें ट्रांसफ़र हुई। ठीक है, आप प्रधानमंत्री मोदी जी के सिक्योरिटी में भी रहे हैं, योगी जी की भी, तो वो कैसे एक्सपीरियंस है? मैम देखो, एक नॉर्मली तरीके से जब भी हम एनएसजी कवर वगैरह में आते हैं तो उस दिन के लिए मैम नॉर्मल अपनी ड्यूटी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैम नहीं, देखो उनका व्यवहार बाकी लोगों के प्रति या फिर उस ड्यूटी का कुछ अलग एक्सपीरियंस, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस? मैम अच्छा तो एक्सपीरियंस क्या है, देखो कि जब भी सिक्योरिटी में रहे उनके, क्या होता है एक्चुअली उस जैसे मैं मोदी साहब का बताऊंगा तो क्या होता है कि हर पॉलिटिशियन वो पब्लिक के बहुत नज़दीक होता है मैम, वो पब्लिक से नहीं बिगाड़ना चाहता, क्योंकि देखो वोट उसको पब्लिक से ही मिलेंगे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी उस टाइम ड्यूटी है कि मैं किसी भी आदमी को उनसे ना मिलने दूँ। इस सिचुएशन में बहुत मुश्किल हो जाता है मैम, क्योंकि मुझे सीधा ऑर्डर है कि कोई भी आदमी जिसको भी मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ उसके नज़दीक तक ना पहुँचे, और हर पॉलिटिशियन चाहेगा बात करना, और इस आप कैसे आप हैंडल करोगे मैम इस सिचुएशन को? आप अपने जिसको आप जिस प्रोटेक्ट कर रहे हो उसको भी नाराज़ नहीं कर सकते और उन लोगों को भी नहीं मिलने दे सकते। तो ये एक नॉर्मल जो भी आज भी चुनौती है मैम, बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली क्या है, देखो मैम जब भी हम लोग सीक्रेट सर्विस में रहते हैं, हम जाते हैं तो अपने हमारे को पता होता है हमारा एनिमी कौन है, हम उसके लिए रेडी रहते हैं। इस भीड़ में पता ही नहीं एनिमी कौन है मैम। रॉ और सीक्रेट एजेंसीज जो होती हैं और उसके जो आप जैसे जो लोग होते हैं अक्सर अपनी पहचान छुपाते हैं, आप भी बताते हैं, लेकिन आप जैसे, मुझे जितना याद है, जितना मैंने पढ़ा है कि इतने प्रोएक्टिव तरीके से आके मीडिया से बात करना और लोगों से बात करना नहीं करते हैं, तो वाई लक्की बिस्ट ओनली? मैम ऐसा नहीं है कि 2015 से पहले मुझे कोई जानता भी नहीं था मैम, हाँ ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैम कोई तो बहुत दूर की बात है, जो मेरा घर है उस घर के 4 घर छोड़ के भी बता दोगे तो वो भी नहीं जानते कि इस घर में लक्की बिस्ट रहता है, क्या करता है क्या नहीं करता, किसी को नहीं पता। जब मैं जेल में गया, ये जेल से जाने के बाद पूरा मीडिया चीज़ें, ये पूरा हर चीज़, कि वो भी लोगों का अलग अलग मैम, कि लोग मतलब कोई मीडिया का यही बोलना, मीडिया ट्रायल आपको पता ही है, कोई ये बोल रहा कि यार एनएसजी का है, ठीक है, एनएसजी के कमांडो ने हत्याएं कर दी, कोई बोलता है कि नहीं यार ये तो इंडियन आर्मी का बंदा है, इसने हत्याएं कर दी, कोई बोलता है नहीं ये तो स्पेशल फोर्स का बंदा है, इसने हत्याएं कर दी, कोई बोलता नहीं यार ये तो गुजरात पुलिस का है, मोदी साहब का बॉडीगार्ड है, इसने हत्याएं कर दी, कोई बोल रहा सीक्रेट सर्विस का बंदा है, ठीक है, लोगों के अंदर एक भ्रम है कि ये है क्या चीज़ें। और उसके बाद क्या है मैम, उसके बाद भी कोई चीज़ नहीं, मैंने रिज़ाइन लिया 2019 में, तो मेरे एक्चुअली रिज़ाइन के लिए भी हमारे को एक वो बताना पड़ता है मैम कि मैं क्या करूंगा जाने के बाद। अच्छा, देखो मुझे एक रिजाइन, अगर देखो आपने स्वेच्छा से दिया कि आप वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है कि मैंने खुद ही दिया मैम। क्यों? मुझे लगा कि यार अब मैंने जितना करना था कर लिया, अच्छा, अब मुझे कुछ और करना चाहिए। तो हमेशा क्या होता है कि जो चाहे सीक्रेट सर्विस हो चाहे इंडियन आर्मी हो, अपने लोगों से बहुत प्यार करती है मैम, बहुत ही ज़्यादा। तो मेरे सीनियर ने मुझे बोला यार तू करेगा क्या भाई, तुझे यही काम आता है, तुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो मैंने कहा सर मैं लिखूंगा बाहर जाने के बाद। अब मेरे को ऊपर से नीचे तक देख रहे यार मेरे सीनियर भी, क्या लिखेगा यार। तो 8 महीने तक का तो उन्होंने मुझे सोचने का टाइम दिया, हर रोज मुझे बुलाते थे कि ठीक है तुझे रिजाइन दे रहे हैं, कल देंगे कल देंगे कल देंगे। 8 महीने हो गए मैम कि इसका दिमाग चेंज हो कि आज नहीं तो कल तो बदलेगा ही। लेकिन मेरा मैम एक बार जो सोच लिया बिल्कुल वो चेंज नहीं होना। तो फिर मैंने एक ही था मेरा, मुझे क्या करना है, मुझे रिज़ाइन ही देना है। तो उसके बाद रिज़ाइन दिया मैं, और रिज़ाइन देने के बाद मैं मुंबई गया। मुझे लगा यार मुझे
स्टोरीज वगैरह लिखनी चाहिए, वेब सीरीज लिखनी चाहिए, तो जहाँ भी मैंने नरेशन दिए तो मेरे नरेशन लोगों को अच्छे लगे मैम। अच्छा, इसलिए अच्छे लगे कि भाई मैं कुछ अलग नहीं, मैं जो दुनिया देख कर आया वही बोल रहा हूँ, है ना। आपने जो मैंने एक्सपीरियंस जो किया पूरी उसको आप बता उसको रहे मैं हो, बता रहा हूँ कि लोगों को लगा ये नया है। और ये वो एक्सपीरियंस है जो ज्यादा लोग जानते नहीं है, मैम अगर एक राइटर से ये बहुत कम बोलो, लोग बल्कि जानते हैं। अगर एक राइटर को आप बोलो कि यार तू तहरे तालिबान के बारे में या बलूच आर्मी के बारे में लिख, कि बलूच आर्मी कैसे तैयार हुई, वो लोग कैसे कर, आप क्या लिखोगे मैम जब तक आप उनके साथ रहोगे नहीं, उनके फीलिंग्स को नहीं जानोगे। तो लोगों को बहुत नया लगा मैम ये चीज़ें। तो जस्ट एस जयदी सर से मुलाकात हुई, मैं एक क्या बोलते हैं, एक रॉ हिटमैन, उसके बाद लिखा मैम। मैं एक्चुअली एक नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक बहुत फेमस ऑपरेशन था मैम, बहुत ही ज़्यादा, एशिया का सबसे बड़ा अगर मैं बोलूँ तो 1987 में एक ऑपरेशन क्या बोलते हैं ब्लू बर्ड हुआ था। मैं चाहता था दुनिया को पता चले मैम कि कैसे कुछ एक मिलिटेंट आके इंडियन आर्मी के कैंप को लूट के ले गए, कैसे इंडियन आर्मी को मारा, और फिर इंडियन आर्मी ने कैसे एक ऑपरेशन लॉन्च किया और कैसे अपने वेपन। तो जयदीप सर को मैं चाहता था इस बारे में लिखो, तो जयदीप सर बोले यार नहीं ये तो हम लिखेंगे, लेकिन पहले एक काम करते तुम्हारे बारे में लिखते हैं। तो एक क्राइम थ्रिलर लिखी है, तो उसको अब्बास मस्तान सर डायरेक्ट कर रहे हैं, और मुझे लगा कि यार हिंदुस्तान में एक बॉम्ब की सीरीज बननी चाहिए। अच्छा। आज तक इंडिया में कभी बॉम्ब को किसी ने दिखाया नहीं है, ठीक है। तो मैंने बॉम्ब के ऊपर पूरी सीरीज लिखी है, जो इंडिया की पहली सीरीज होगी बॉम्ब के ऊपर मैम, ठीक है। तो वो भी शायद नेक्स्ट ईयर लोगों को देखने को मिलेगी। और मुझे लगा कि यार जब हम हॉलीवुड में स्नैपर देख सकते हैं, दुनिया भर के हॉलीवुड में स्नैपर्स बन रखी हैं, तो इंडिया में भी स्नैपर देखेंगे लोग। तो इंडिया में पहली स्नैपर भी मैंने लिखी है मैम, तो वो भी नेक्स्ट ईयर लोगों अच्छा, लोगों की दिलचस्पी बहुत है इसको जानने में, इवन आपको सुनने में भी लोग बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं कि ये कुछ ऐसी बात बताएंगे जो हमें पता ही नहीं है, जो चल रहा है देश में, देश के बाहर, वो हमें जानकारी नहीं है। नहीं बिल्कुल मैम। तो मुझे पाइपलाइन में है ये सारी तो चीजें। मुझे लगा हाँ मैम, सारे राइटिंग कंप्लीट हो चुकी है, ऑन प्रोसीजर है, तो शायद अगर इस साल हम फ्लोर में भी जाते हैं तो नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगी। और मैं ऑडियंस से एक ही चीज़ बोलूँ मैम, देखो कि बॉलीवुड अच्छा है, बहुत सारे लोग आते हैं बॉलीवुड में, और देखो आज के टाइम में तो हर लड़के को मैम मैं बोलता हूँ कि हीरो बनना है, हर गर्ल को हीरोइन ही बनना है आज के टाइम में। तो आओ, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा तैयार होके मैम। आप ऐसा नहीं है कि बहुत इजी लगता है। सपोज करो कि अगर आपको स्टार बनना है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा इस टाइम कि यार मिजोरम का सीएम कौन है, या क्या बोलते हैं आपके केरला का, मतलब वहाँ का सीएम, बहुत सारे सीएम है, तो हमारे को नाम नहीं पता होता मैम। लेकिन हर एक को पता होता है यार कि अमिताभ बच्चन सर कौन है ना। तो स्टार बनना कितना मुश्किल होगा मैम, सोचो ना। लेकिन अगर आप इसके लिए तैयारी होके आओगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा मुंबई में। और मीडिया से भी एक चीज़ है मैम कि लोग क्या होता है, बहुत जल्दी अपना वो लगा लेते हैं अपनी तरफ से कि जो उन्हें दिखाई दे रहा है वही है। मैंने बॉलीवुड में देखा कि यार एक जो लड़का है जो इसने एक छोटा सा क्राइम पेट्रोल भी किया है, वो बिल्कुल सर कॉलर को उठाकर ही चलेगा मैम। इंसान क्या है, सिर्फ अपना काम कर रहा है यार। आप दुनिया में कोई अनोखा काम नहीं कर रहे हो कि आप सिर्फ वो वर्क कर रहे हो जो आपको पसंद है, तो उस चीज़ के लिए आपको मतलब ईगो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपने बताया कि आप ऑथर भी हैं और आप वो सारी चीज़ें लिख रहे हैं, आप खुद लिखेंगे? नहीं मैम, मैं आप एक्टिंग करना चाहते हैं? एक्टिंग नहीं करना चाह रहा मैम, एक्चुअली मैं एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं। अभी नहीं, लोग आपको देखना चाहेंगे। एक्चुअली अभी एक वेब सीरीज आ रही है मैम, ये टीवीएफ की वेब सीरीज आ रही है अमेजोन में, तो उसके डायरेक्टर मेरे दोस्त हैं, तो उन्होंने एक स्पेशल गेस्ट मैंने किया है उसमें। वो मतलब उन्होंने मेरे को बोला कि यार आप एक स्पेशल गेस्ट के लिए आ जाओ, क्योंकि तो उसमें वो मैंने शूट कर लिया मैम। वो जस्ट अभी अमेजोन में एक सीरीज आने वाली है, एक स्पेशल गेस्ट में मैम। अच्छा, तो अगर आने वाले टाइम में जैसे आपकी बुक्स को लोग पसंद कर रहे हैं, आपकी सीरीज़ को भी पसंद करेंगे होपफुली, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो अगर आने वाले टाइम में लोग ये चाहें कि लकी बिस्ट एज एन एक्टर हमारे सामने आए, तो आप करेंगे करना, या कोई बॉलीवुड से कोई अच्छा ऑफर आपको आए? नहीं, मुझे एक्टिंग वो मतलब सिर्फ अपना, मुझे इस टाइम राइटिंग करनी है और एक बढ़िया डायरेक्शन। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है कि आपको अपने सब्जेक्ट पर ही करना है? हाँ मैम, मतलब क्योंकि मैं अपने सब्जेक्ट को अच्छे मैं समझ पाता हूँ अपने सब्जेक्ट्स को, कि मैंने क्या लिखा है, उसकी डिटेलिंग मुझे पता है मैम। और मतलब लोगों को वही काम करना चाहिए जिसमें उसको खुशी मिले मैम। बस आपकी खुशी से किसी और को नुकसान ना हो। ऐसा नहीं कि आप खुश हो रहे हो, 4 लोगों को दिक्कत हो रही है, तो लाइफ में वो काम भी नहीं। अच्छा, आपने बोला 2019 में रिज़ाइन कर दिया और अब आपकी सारी चीज़ें चल रही हैं। इन फ्यूचर कभी हमारी एजेंसीज़ को लगे कि कोई एक पर्टिकुलर मिशन है और उसमें आप बिल्कुल फिट बैठते हैं या आपकी ज़रूरत है, बुलाएंगे, आप जाएंगे? मैम मैं तो मतलब मैं इसी टाइम चल दूंगा मैम। मैम वो फर्स्ट है ना, उसी के लिए आप लोग मुझे जानते हो, ये तो सब सेकंड है मैम।
मतलब आपने रिजाइन दे दिया, लेकिन हमेशा जो Definitely, दरवाजे मैम, हैं वो खुले हैं, बिल्कुल, आपको कभी भी कोई असाइनमेंट मिलेगा, कोई मिशन मिलेगा, आप जाएंगे। मैम 24/7 कभी भी किसी भी टाइम में। क्योंकि आप बिल्कुल देश के लिए काम कर चुके हैं इतना अच्छा, अभी भी आप अच्छा कर रहे हैं, आप बोलते भी बहुत अच्छा है। और बीजेपी पसंद है आपको? मैम देखो, नहीं ऐसा है, मुझे कोई मैं मुझे कोई पॉलिटिशियन, अच्छा, मैं कोई सीधे कुछ सवाल पूछ लेती हूँ, कभी हाँ। पॉलिटिक्स में आने का नहीं, मौका कभी भी मिला, नहीं, ऑफर मिला, मैम, जाएंगे? कभी भी नहीं मैम, कभी नहीं जाएंगे? नहीं मैम, कभी नहीं। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं मैम, ये तो कभी भी नहीं मैम। एक्चुअली पॉलिटिक्स नहीं मैम, एक्चुअली सब लोग प्यार करते हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, जो भी मुझे अच्छा, चाहते हैं। पॉलिटिक्स में आएंगे तब भी लोग प्यार करेंगे? नहीं मैम, तब नहीं, कभी नहीं। क्योंकि रीजन क्या है मैम, आज मेरे पास बहुत सारे मेल्स आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मुझे मैम। हर पार्टी के लोग भी मुझे मैसेज करते हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, चाहे एक्स वाई। मुझे पार्टी से कोई मतलब नहीं है, मैं पर्टिकुलर किसी पार्टी के लिए नहीं मैम। और मैं किसी पार्टी को पर्टिकुलर ये भी नहीं बोलता कि यार ये पार्टी अच्छी है। आदमी अच्छा हो सकता है मैम, कि ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी के अंदर 100 लोग हैं तो 100 के 100 अच्छे होंगे, ठीक है, या कोई पार्टी बुरी है तो उसमें 100 के 100 लोग बुरे होंगे। इंसान अच्छा होता है ना मैम। अच्छा, आपने यूपीए के टाइम पर भी काम किया? जी मैम। इस एनडीए बीजेपी के टाइम पर भी काम किया? कुछ तो डिफरेंस लगा होगा, या आपकी एक्सपीरियंस क्या रहा? मैम देखो, एक्चुअली क्या है कि मुझे जो लगा थोड़ा सा कि 2014 के बाद गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग स्टेप लेती है मैम, वो ही हमारे को चाहिए। देखो मुझे क्या चाहिए कि मुझे फ्रीडम मिले, मैं उस फ्रीडम का गलत यूज नहीं करूंगा मैम, लेकिन मुझे अगर किसी को सेव करना है तो मुझे पावर तो चाहिए ना मैम। अगर मुझे मिलिटेंट के ऊपर फायर करने के लिए, अगर मुझे आज की गवर्नमेंट कहती है यार मिलिटेंट को देखती शूट करना सीधा, तो मैं इसी गवर्नमेंट को, मुझे तो यही गवर्नमेंट अच्छी लगेगी ना मैम। एक और अगर सपोज करो कि मेरे भाई जो मेरे साथ जॉब कर रहा है या जो सीक्रेट सर्विस के लिए करता है, कल मैम उसको कोई मिलिटेंट किल करके जाता है और वो वहां पर बोलता है तुम मेरा उखाड़ लो, क्या उखाड़ोगे, और ये गवर्नमेंट मुझे बोलती है कि जा उसके घर पर जाके उसको खत्म करके आ, तो मुझे तो वही अच्छा लगेगा। एनर्जी आती है और पॉजिटिविटी आती है, बिल्कुल मॉरल अप होता है मैम, कि मॉरल अप होता है और एनिमी का मॉरल खत्म होता है। हम बोलते हैं हम तेरे घर पर घुस के, जैसे हमने स्ट्राइक्स की, सर्जिकल स्ट्राइक्स की है, तो उससे म्यांमार सर्जिकल स्ट्राइक देख लो आप, चाहे पाक सर्जिकल स्ट्राइक देख लो आप, तो एक मैम लीडर का पावरफुल होना बहुत जरूरी है। फिर भी अगर कंपैरिजन में तो बीजेपी आपको लगता है कि ज़्यादा आपको जो है वो पुश करती है और एनर्जी देती है, आपको फ्रीडम देती है फाइट करने का? लीडर जो भी पावर में एक लीडर बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री सेकंड आएंगे नहीं पता मैम। एक मतलब या बोल रहे इट्स नॉट अबाउट पार्टी की पार्टी है, ये एक पर्टिकुलर लीडर की बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो पावरफुल लीडर है मैम। मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट पीएम जो आएंगे वो इतने पावरफुल होंगे या भले वो बीजेपी के हो, लेकिन वो पावरफुल हो या ना हो इसकी गारंटी नहीं है। अभी जो मतलब पर्टिकुलर एक लीडर बैठा हुआ है, उनकी जो अपनी इंसानियत, उनकी जो शख्सियत है वो पावरफुल है। डेफिनेटली जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो एक लीडर है वो पावरफुल है। मैंने आपको बोला कि पार्टी के अंदर मैं ये नहीं कहूंगा कि 100 के 100 लोग अच्छे हैं या 100 के 100 बुरे हैं, डेफिनेटली एक आदमी जो अभी प्रेजेंट टाइम में वो पावरफुल आदमी है मैम, उसमें स्टेप लेने का दम है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हनी ट्रैप का बड़ा रहता है जब आप सीक्रेट एजेंसीज और इवन आर्मी इन सब चीज़ों में काम करते हैं, तो कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? और ये कितना हार्मफुल होता है, मतलब किस तरीके से इसके ट्रैप में फंस जाते हैं? मैम हनी ट्रैप तो अभी भी आप अगर मेरा इंस्टा उठाकर देखोगे तो अभी भी हजारों मैसेज होंगे उसमें। अच्छा, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जस्ट पिछले 2 मैसेज से पता चल जाता है मैम। मुझे 2 मैसेज पढ़ता हूँ तो समझ में आ जाता है आप कौन है करके। अच्छा। ऐसा तो मैम देखो हजारों मैसेज आते हैं मैम, और हमारे को समझ में आ जाता है कि कौन किस लिए मैसेज भेज रहा है। तो हनी ट्रैप तो मैम ये तो आज से नहीं चल रहा है मैम, ये तो आराम से हिस्ट्री उठाकर देख लो, ठीक है। यहाँ तो विश्वामित्र की तपस्या भी भंग कर दी मैम। तो जो भी हनी ट्रैप में फंसा मैम, वो तो डेफिनेटली उसके लिए तो नुकसान है वो तो। अच्छा, आपने एक्सपीरियंस किया कभी, कोई बहुत बात करने की कोशिश कर रहा हो? हो या लेकिन वो समझ में आ जाता है ना, आईक्यू से आप फंसे नहीं उसमें? नहीं वो यहाँ होता ही नहीं मैम, लेकिन उसमें फंसा होता था। ठीक है, आपकी शादी नहीं हुई है अभी? नहीं अभी नहीं मैम। तो हनी ट्रैप तो चलिए ठीक है, वो तो अलग बात है कि भाई इंस्टाग्राम पे लोग मैसेज भी करते होंगे आपको, लड़कियां, तो आप कभी रिस्पॉन्स करते हैं उनका? मैम देखो कि रिस्पॉन्स करता हूँ, लेकिन रिस्पॉन्स करने का तरीका है मैम, कि आप कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, सामने वाले को भी समझ में आ जाता है मैम। आप रिस्पॉन्स करो। देखो मैम कि क्या होता है कि कोई भी किसी ने आपसे बात करी, उसने कैसे मैसेज किया, आप उसको प्यार से एक रिस्पेक्ट दे दो ना मैम, वो दोबारा देगा रिस्पेक्ट दो, तीसरी बारी खत्म कर देगा मैम, उसको भी समझ में आ जाएगा। तो अब फ्यूचर प्लानिंग क्या आपकी तो आपके बाद? अभी एक बढ़िया मेकर बनना है मैम, अच्छा सिनेमा बनाना है ना, अच्छे मतलब वेब सीरीज, अच्छी फिल्म्स, अच्छी बुक्स लिखनी है,
अभी तो यही है मैम। अच्छा, मुझे लगता है अगर कोई अच्छी फिल्म इससे ही रिलेटेड, आपकी अपनी फील्ड से रिलेटेड अगर आपको ऑफर होती है तो क्यों नहीं करेंगे एज एन एक्टर? मैम आप तो इतना अच्छा बोलते हैं, आपकी प्रेजेंस अच्छी है, मतलब ये भी एक कला होती है कि हाँ, आप लेकिन अच्छा बोल रहे हैं, मुझे खुद को मैम प्रेजेंट कर पा रहे हैं। देखिए, रॉ में बहुत सारे लोग रहे होंगे, सीक्रेट बहुत। एजेंसीज के लिए बहुत लोगों ने काम किया होगा, बहुत लोगों ने रिजाइन भी किया होगा, वो बाहर भी आए होंगे, उनके भी वही एक्सपीरियंस होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पर अपने आप को इतने अच्छी तरीके से रख पाना और अपनी बात को बता पाना, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना, ये भी एक कला है जो नहीं, आप में है, तो इसका तो फायदा उठाना चाहिए। नहीं बिल्कुल मैम, लेकिन एक्चुअली मेरा अभी क्या है, मैंने आपको बोला कि मेरा फोकस इस टाइम सिर्फ लिखने में, एज ए डायरेक्शन करने में ही फोकस है। उसमें सोचा ही नहीं मैम मैंने भी, मैं एक टाइम पर एक ही काम करना ज़्यादा पसंद करता हूँ मैं। तो अब अगर हम लकी बेस्ट को डिफाइन करें, क्योंकि आप एक्स रॉ एजेंट, एक्स सीक्रेट एजेंसी में काम कर चुके हैं और एक्स एनएसजी कमांडो हो गए, अभी के लॉरेंस, अभी के लकी बेस्ट को अगर हम डिफाइन करें तो उनके नाम के आगे क्या हम लगाएं? एज ए फिल्म मेकर मैम। फिल्म मेकर। हाँ मैम। तो आज हमारे साथ इस खास इंटरव्यू में थे फिल्म मेकर लकी बेस्ट, और आपको फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार भी कि आप यहाँ पर आए, आपने इतना सारा समय हमें दिया। और आज के इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।